हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हेलो एल्केन्स के लेक्चर नंबर 7 में। लेक्चर नंबर 6 में हमने जो SN1 SN2 रिएक्शन थी उसके एग्जाम्पल कर रहे थे और उसमें हमने जो लास्ट में किया था वो था फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन को। अब इस वीडियो में हम फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन का जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो लास्ट वीडियो में अपन ने फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन तो हो गई थी, ठीक है। अब उसका ही मैं एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल पे अपन क्या करना है, जो बेंजीन है, ठीक है, उसकी रिएक्शन देनी है अपन को। तो बेंजीन की रिएक्शन देंगे इस बार। इधर लिया है मैंने और इसको बोलेंगे अपन तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, तो इस एग्जांपल में बेंजीन की रिएक्शन करवाएंगे अपन, ठीक है, तृतीयक ब्यूटिल ये इस क्लोराइड से। अब होगा क्या, जो रिएक्शन होगी वो अगेन अपन क्या लेंगे, इधर AlCl3 ले लेंगे। ठीक है, पिछले एग्जाम में यही किया था। फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर जो उत्प्रेरक होगा वो क्या होगा अपना AlCl3। ठीक है, और इसमें मैंने ये बताया था कि जो AlCl3 है इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, इधर वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है फिर इसे फाइनली जो उत्पाद बनेगा वो बन जाएगा अपना, ठीक है, जो बेंजीन होगी उस बेंजीन के एक कार्बन पर क्या ऐड हो जाएगा, ये जो ग्रुप है एल्किल वाला ग्रुप ये ऐड हो जाएगा। तो यहाँ Cl तो हट ही जाएगा और इस पर इस तरह से एल्किल समूह ऐड हो जाएगा। इसको बोलेंगे अपन तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन। ठीक है, तो नाम है इसका बिल्कुल इसी के बेस पे है। यहाँ पे आया था क्लोराइड, अब वो तो हट गया, क्या ऐड हो गई इसकी जगह, बेंजीन ऐड हो गई, इसलिए बोल दिया इसको अपन ने तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन। तो ये रिएक्शन अपन को करवानी है कि इसकी जो मैकेनिज्म है वो कैसे होगी। ठीक है, तो पहले इसकी मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, जो तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है, ठीक है, सबसे पहले जो तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड होगा वो क्या करेगा, जो AlCl3 है, ठीक है, इससे रिएक्ट करेगा। अब ये मैंने बताया था कि जो AlCl3 है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, रिक्त कक्षक है। तो जो ये रिक्त कक्षक है उनमें ये क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जगह है, तो ये जो तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है यानी कि जो एल्किल हैलाइड है ये क्या करेगा, अपना ये वाला बॉन्ड, ठीक है, Cl वाला बॉन्ड विद इलेक्ट्रॉन का घूम जाएगा इस वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या बनेगा, फिर देखो यहाँ से जो कार्बन था इसके इलेक्ट्रॉन को ले गया, Cl ले गया, इसलिए जो कार्बन है इसको तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, तो कार्बन पर तो आ जाएगा प्लस। ठीक है, इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, प्लस। और यदि कार्बन पर प्लस आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे कार्बोधनायन। ठीक है, कार्बोकैटायन ये बन गया। ठीक है, और कार्बोकैटायन जो बना इसको ही मैं क्या बोल सकता हूँ, इधर इसको ही मैं बोल सकता हूँ E+, और E+ को ही अपन क्या बोल सकते हैं, नाभिक स्नेही, सॉरी इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है, तो इसको ही मैं क्या बोल दूंगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही की बात है। जिस पर प्लस हो तो वो अटैक क्या करेगा, वो अटैक वहां करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करेगा। तो इसका नाम क्या हो गया, एक तरह से इलेक्ट्रॉन स्नेही है, ये कार्बोकैटायन है। अब अगला जो क्या बनेगा, ये जो Cl है विद बॉन्ड कहाँ पहुंच गया, AlCl3 के पास पहुंच गया। तो जब ये AlCl3 के पास जाएगा तो यहाँ बन जाएगा AlCl4 हो जाएगा, क्योंकि एक Cl यहाँ से आ गया, क्योंकि लोन पेयर लेके जा रहा है, तो लोन पेयर लेके जाएगा तो AlCl3 पर क्या आ जाएगा, एक माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो ये Cl अलग होगा ये वाला, ये कुछ Cl माइनस की फॉर्म में अलग होता है। जब इस Cl माइनस को अपन AlCl3 में जोड़ेंगे तो Cl तो हो जाएंगे 4 और जो माइनस है वो आ जाएगा इसके ऊपर, तो ये बन जाएगा AlCl4। यहाँ पे क्या है, जो AlCl3 है
ये अपने वैकेंट ऑर्बिटल में यहाँ से लोन पेयर ग्रहण कर रहा है, इसलिए जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ग्रहण करती है उसे अपन क्या बोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड लुईस एसिड। इसका मतलब ये जो बना, ये जो AlCl3 है इस रिएक्शन के अंदर, ये एज ए वर्क करता है लुईस अम्ल के, ठीक है, लुईस अम्ल की तरह ही व्यवहार करता है। तो ये बन गए। अब जो कार्ब कैटायन है ये कहाँ अटैक करेगा, बेंजीन रिंग पे। तो अब आगे क्या होगा, जो ये जो कार्बोकैटायन बना, ठीक है, तो ये मैंने बना दी बेंजीन रिंग, इस पर अटैक करेगा फिर ये कार्बोकैटायन, तो ये है प्लस। तो ये किसी भी एक कार्बन पर अटैक करवा देंगे, मान लीजिए मैंने इसके ऊपर इस ऊपर वाले कार्बन पे अटैक करवा दिया, ठीक है। जैसे E+ का अटैक कार्बन पे होगा तो मैंने बार बार बताया है कि जिधर E+ का अटैक होगा डबल बॉन्ड उसकी तरफ ही घूमता है, तो बॉन्ड घूमेगा इधर, जहाँ से घूमेगा वहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस। तो फिर क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग बना देंगे, ठीक है। इस पर क्या ऐड हो गया, ये कार्बोकैटायन ऐड हो गया था, दिस, ओके, क्या ऐड हो गया। अब यहाँ से बॉन्ड घुमा था यहाँ से, तो ये 2 बॉन्ड तो मैंने लगा ही दिए। जो बॉन्ड यहाँ से घुमा था ये वाला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, अब हमको इसके आगे रेजोनेंस जो अनुनाद है उसको शो करना है, क्योंकि अनुनाद से जो आयन बन रही क्या होगा, ये स्थायी हो जाएगा, इसलिए अनुनाद को शो करेंगे। तो अगले में क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस। तो फिर एरो को दोनों तरफ लगानी है, क्योंकि स्ट्रक्चर है वो रिवर्सिबल पॉसिबल है, दोनों तरफ हो सकती है, इसलिए अपन जो साइन लगाते हैं एरो वो फिर रिवर्सिबल आता है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस, और जैसे ये बॉन्ड इधर घूमेगा यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब आगे क्या होगा, ये जो बॉन्ड है वो इधर घूमेगा और यहाँ पे क्या जाएगा फिर प्लस। तो फिर अगले स्टेप में अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया प्लस, ये बन गया डबल बॉन्ड और ऊपर CH3 और CH3। अब नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें क्या करना है कि ये जो कार्बन जहाँ एल्किल समूह जुड़ा है उस कार्बन पर एक हाइड्रोजन भी तो है भाई। प्रत्येक जो बेंजीन है उसके प्रत्येक कार्बन पर क्या होती है, एक एक हाइड्रोजन होती है, लेकिन अपन को जो काम में लेनी है वो ये वाले कार्बन की लेनी है, ठीक है। यहाँ पर भी तो एक हाइड्रोजन होगी पहले से, ये वाली हाइड्रोजन। तो वो जो हाइड्रोजन है, अब क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये वाली, ठीक है, इसका ये बॉन्ड घूमेगा अंदर, मतलब यहाँ पे बना लेगा डबल बॉन्ड और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, ये यहाँ से H+ बाहर निकल जाएगा, जैसे जस्ट पीछे उसमें वीडियो में किया था। तो फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ ही गए थे ये वाले, ठीक है। अब वो बॉन्ड जैसे इधर घूमेगा यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। जैसे डबल बॉन्ड बनेगा, जो प्लस चार्ज है ये क्या हो जाएगा, ख़त्म। और ये जो ग्रुप है इसको अपन ऐसे कैसे लिख देंगे, तो अपना प्रोडक्ट था वो ये बन गया, ठीक है, दैट इज टर्सरी ब्यूटिल बेंजिल। और अब क्या होगा, जो वो H+ बना वो H+ रिएक्ट कर लेगा किससे, AlCl4- से। तो AlCl4- है, उससे रिएक्ट कर लेगा H+। तो ये क्या बना लेंगे आगे चल के, AlCl3+ HCl, क्योंकि यहाँ से Cl- है वो जुड़ जाएगा H+ के साथ, तो ये बन गया AlCl3+ HCl। AlCl3 अपना क्या था, उत्प्रेरक था, जो अपन को बाद में वैसा का वैसा मिल जाएगा। मतलब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो किसी प्रकार का प्रोडक्ट नहीं बना रहा, वो केवल रिएक्शन को स्टार्ट कर रहा था। स्टार्ट करने के बाद उस जैसे उसका काम कंप्लीट हुआ, वापस वो अपन को लास्ट में ऐसा कैसा मिल गया। तो ये थी फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। अब इसके अंदर देख करना क्या है कि जो बेंजीन रिंग है उस पर क्या ऐड हो रहा है, एक एल्किल समूह ऐड हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को बेंजीन का एल्किलीकरण भी कहते हैं। अब वो एल्किलीकरण यदि मैथिल है तो अपन बोल देंगे बेंजीन का मैथिलीकरण, एथिल है तो एथिलीकरण, ऐसे नाम इसका चेंज होता रहता है। बाकी ये मैकेनिज्म है फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन की। अब नेक्स्ट सेकंड जो टाइप रिएक्शन थी, मतलब 4 मैंने बताई थी कि जो एल्किल हैलाइड है वो 4 तरह की रिएक्शन देते हैं। पहली थी नाभिक स्नेही, दूसरी थी फिर विलोपन अभिक्रिया। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो डिस्कस करेंगे विलोपन अभिक्रिया,
ठीक है, नाभिक स्नेह यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब इसका ही जो सेकंड रिएक्शन है एल्किल हैलाइड की, वो है विलोपन अभिक्रिया है। ठीक है, विलोपन अभिक्रिया है। अब सबसे पहले जो वर्ड है विलोपन, ये है क्या? ठीक है, विलोपन का मतलब क्या होता है? तो सीधा सीधा मान सकते हैं कि जो विलोपन है इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन का मतलब एक तरह से लुप्त हो जाना, वहाँ से गायब हो जाना। ठीक है, लुप्त होना। विलोप का मतलब ही क्या होता है? एक तरह से लुप्त होना होता है, तो हम बोल सकते हैं कि लुप्त हो जाना। ठीक है, अब लुप्त हो जाना कैसे लुप्त होगा, इसमें रिएक्शन के अंदर कैसे होगी? देखिए, इस रिएक्शन में करना क्या है अपन को, कोई भी एल्किल हैलाइड होगा। फॉर एग्जांपल मैंने जो एल्किल हैलाइड लिया है वो मैंने लिया है CH3 CH2 और यह मैंने लगा दिया इसमें Cl। ठीक है, तो ये एल्किल हैलाइड है, एथिल क्लोराइड है, ये मैंने ले लिया एल्किल हैलाइड। जब इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे करवाएंगे? KOH, लेकिन जो KOH लेंगे वो कैसा होना चाहिए? दैट शुड बी एल्कोहलिक। ठीक है, एल्कोहलिक KOH। इससे पहले एक रिएक्शन में एक और KOH लिया था, वो था जलीय KOH। तो जलीय KOH का काम अलग था, मैंने पीछे बताया भी था पिछले वीडियो में कि जो जलीय KOH है वो क्या करता है, वो तो किसी हैलोजन एटम को हटाकर वहाँ पर OH ग्रुप ऐड करता है और एल्कोहल बनती है। यहाँ पे ऐसा नहीं करना। अब लिया अपन ने एल्कोहलिक KOH, तो एल्कोहलिक KOH क्या करता है, एक तो हैलोजन एटम को, ठीक है, एक तो किसको, हैलोजन एटम को, और एक जस्ट हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन एटम को। तो यहाँ पर 3 थे, मैं यहाँ पर 2 लगा दूं और एक मैंने लिख दिया नीचे करके, तो 3 ही हाइड्रोजन है, जो CH3 है। तो जब भी एल्कोहलिक KOH ले लें तो एक तो हैलोजन एटम, ठीक है, और एक हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन एटम को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो एक तो हैलोजन एटम निकालना है, एक जस्ट इसके पास वाले कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन। तो कुल मिलाकर यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, HCl। तो यहाँ से बाहर निकलेगा HCl। अब जैसे ही HCl बाहर निकलेगा तो जैसे ये बॉन्ड टूटेगा ये बॉन्ड टूटेगा, तो फिर जैसे ही देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो Cl है ये तो निकलेगा Cl माइनस के रूप में, इसलिए ये जो कार्बन है इस पर से क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है ये निकलेगा H प्लस के रूप में, इसलिए ये वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, माइनस ये प्लस, यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यही बनेगा, HCl बाहर हो गया, 2 हाइड्रोजन ये रहे, 2 हाइड्रोजन ये रहे, कुल मिलाकर क्या बन रही है, एल्कीन बन रही है। एल्कीन बन रही है, इसका मतलब क्या बन रही है, यहाँ पर एथीन बन रही है। क्लियर, ये है इसका, तो एथीन बन गई। ठीक है ना। अब होगा क्या इधर, जो रिएक्शन है इसके की पॉइंट्स क्या है? तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसके अंदर वो तो ये है कि जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी उसमें क्या बनता है, एक पाई बॉन्ड बनता है। क्या बनेगा, एक पाई बॉन्ड बनेगा। और यदि पाई बॉन्ड बनेगा तो क्या होगी, कंपाउंड में क्या आएगी, असंतृप्तता आएगी। ठीक है, अनसैचुरेशन, असंतृप्तता आती है, मतलब पाई बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब यही है। ठीक है, एक तो हैलोजन एटम और उससे जस्ट वाले कार्बन से क्या लोप होगा, हाइड्रोजन एटम का विलोप होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो क्या हट रहा है, हैलोजन, एक क्या हट रहा है, हाइड्रोजन। तो मैं इसको बोल सकता हूँ V का मतलब होता है एक तरह से हटना। V एक तो क्या हट रहा है, हाइड्रोजन, तो V हाइड्रो हैलोजनीकरण। ठीक है, ये नाम देखो कैसे आ रहा है, इसको ही बोल सकते हैं V हाइड्रो हैलोजनीकरण। V का मतलब तो हटना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हैलोजन का मतलब हैलोजन एटम का, तो V हाइड्रो हैलोजनीकरण भी इसको ही कहते हैं। यही रिएक्शन क्या बोल सकते हैं अपन, V हाइड्रो हैलोजनीकरण भी बोल सकते हैं। इसका एक और नाम है, वो कैसे निकालेंगे वो सुनो। देखिए, जिस एटम से, मतलब जिस कार्बन एटम से हैलोजन एटम जुड़ा हो, ठीक है, जिस कार्बन एटम से हैलोजन एटम जुड़ा है उसको बोलेंगे अपन अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़ा अगला कार्बन क्या कहलाता है,
बीटा कार्बन। अब यहाँ हो क्या रहा है, जो हाइड्रोजन है इसका लोप कहाँ से हो रहा है, बीटा कार्बन से हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं बीटा विलोपन। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन या बीटा विलोपन भी इसको ही बोला जाता है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि बीटा कार्बन से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का लोप हो रहा है, इसका नाम फिर इसको बीटा विलोपन भी बोल देते हैं। तो ये तो कुछ की पॉइंट्स थे विलोपन अभिक्रिया के। ठीक है, नॉर्मल था कि जब भी ले लेंगे क्या एल्कोहलिक QH ले लेंगे तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगी, 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे, एक पाई बॉन्ड बनेगा और हैलोजन और एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, विलोप हो जाएगा। तो ये सब की पॉइंट्स थे। अब इसको भी हम आगे चल के और डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। तो ये तो बेसिक एग्जांपल लिया था। अब मान लीजिए जो एल्किल हैलाइड अपन लेंगे, ठीक है, वो भी तो काफ़ी प्रकार की हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, 3 एग्जांपल ले रहा हूँ मैं एल्किल हैलाइड के, और तीनों एल्किल हैलाइड अलग अलग हैं। एक तो मैंने लिया है CH3 CH2 Cl, ठीक है, एक तो मैंने ये लिया। दूसरा जो एल्किल हैलाइड मैंने लिया वो लिया है CH3 Cl और इधर वापस लगा दिया CH3। ठीक है, तो ये अलग है। और एक और ले रहे हैं CH3 Cl और CH3। तो 3 एल्किल हैलाइड मैंने लिए हैं। देखो हैलोजन एटम यहाँ समान है, ठीक है, हैलोजन एटम में किसी प्रकार चेंज नहीं है, वहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है और यहाँ पर भी क्लोरीन, लेकिन जो डिफरेंस है वो किस में है, वो है एल्किल हैलाइड के अंदर। इधर भी किस में है, एल्किल हैलाइड, यहाँ पे और भी बड़ा एल्किल हैलाइड है। अब होगा क्या, रिएक्शन कैसे होगी। ठीक है, तो मैं एक बात बोल सकता हूँ सीधा सा कि जो ये जो एल्किल हैलाइड है वो कैसा है, 1 डिग्री है। ठीक है, ये जो एल्किल हैलाइड है वो कैसा है, 2 डिग्री है। और ये जो एल्किल हैलाइड है वो कैसा है, दैट इज 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ तक बात क्लियर है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री और 3 डिग्री। मेरा कहने का मतलब ये है, यदि एल्किल हैलाइड अलग अलग हो, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, तो कौन से का विलोपन अभिक्रिया तेज होगी, बस यही है। तो क्या होगा, जैसे मैंने बताया था कि एक कार्बन से हटेगा हैलोजन एटम और उसके पास वाले से हटेगा हाइड्रोजन एटम, लेकिन एक साथ ये नहीं हटते। पहले हैलोजन एटम निकलता है, कैसे सुनो, तो यहाँ से पहले क्या होता है एक्चुअल में, तो जैसे ही मैं यहाँ से Cl एटम को बाहर निकालूंगा तो Cl माइनस तो निकल गया बाहर, इस पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो फिर जैसे प्लस आएगा अगले स्टेप में क्या होगा, तो CH2 मैंने इसको लिख दिया, H को मैंने लिख दिया नीचे, ठीक है, इधर। तो अगले स्टेप में क्या होगा, फिर यहाँ से ये जो H का बॉन्ड है ये घूम जाएगा इधर ऊपर और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, फिर H प्लस बाहर निकल जाएगा, फिर ये H प्लस और ये Cl जुड़ के HCl बना लेंगे और यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो कुल मिलाकर कुछ यही तो बनेगा। ठीक है, और ये H प्लस और ये H प्लस है वो जुड़ जाएगा Cl के साथ, तो ये बन जाएगा HCl। ठीक है, तो एथीनी बन गई वापस से। ठीक है, ये कार्बोकैटायन बन रहा है यहाँ पर। देखिए जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो भी कैसा बन रहा है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अपन को इसको नोटिस करना है बस, क्योंकि पहले स्टेप में हाइड्रोजन एटम पहले बाहर निकलता है, फिर अगले में एक H प्लस बाहर निकल जाएगा ऐसे। तो कार्बोकैटायन कैसा बना, 1 डिग्री बना। इधर बात करते हैं, यहाँ से पहले क्या बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन एटम बाहर निकलेगा, इसलिए क्या बनेगा, CH3 CH3, इस पर क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, अब सेम थिंग है कि या तो इस कार्बन से या फिर इस कार्बन से क्या बाहर निकालेंगे अपन, एक हाइड्रोजन बाहर निकाल देंगे। तो डबल बॉन्ड या तो बनेगा इधर, ये बनेगा इधर, कहीं बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो कार्बोकैटायन बन रहा है अब ये कैसा बन रहा है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना। ठीक है, अभी उसकी अपन को जरूरत नहीं है प्रोडक्ट की, केवल अपन तो इसकी वो देखेंगे कौन सा तेज देगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें पहले क्या बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन एटम बाहर निकलेगा, उससे क्या बन जाएगा इधर CH3 और CH3, और ये जो कार्बन है इस पर क्या आ जाएगा, +4। तो यहाँ भी क्या बना, कार्बोधनायन बना। ये जो कार्बोधनायन है ये कैसा है, दैट इज 3 डिग्री कार्बोधनायन। तो अपन एक बात देख सकते हैं, जब मैं एल्किल हैलाइड लूँगा 1 डिग्री, तो जो कार्बोकैटायन बना वो भी कैसा बना, 1 डिग्री। जब मैंने एल्किल हैलाइड लिया 2 डिग्री, तो जो कार्बोधनायन बना वो भी कैसा बना, 2 डिग्री।
और यदि जब मैंने एल्काइल हैलाइड लिया 3 डिग्री, तो जो कार्ब धनायन बना वो भी कैसा बना, 3 डिग्री ही बना। मतलब रिएक्शन में कार्ब धनायन सबसे ज़्यादा जो स्थायी बन रहा है वो कब बन रहा है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में। इसलिए मैं बोल सकता हूँ ये जो रिएक्शन है 3 डिग्री वाले की, ये सबसे ज़्यादा क्या होगी, तेज होगी। तो विलोपन अभिक्रिया के लिए जो एल्किल हैलाइड है उसकी क्रियाशीलता का जो क्रम है वो क्या आ जाएगा, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री, और फिर सबसे कम जो क्रियाशील होगा वो कौन सा होगा, 1 डिग्री होगा। ये बात फिक्स है। तो यह आ गया क्रियाशीलता का क्रम। कब, तब एल्किल समूह डिफरेंट हो और हैलोजन एटम समान हो। ठीक है, तो दी एल्किल वो दे दे अपने को अलग अलग कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है। तो सबसे जो क्रियाशील होगा विलोपन अभिक्रिया के बेसिस पे वो कौन सा होगा, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्थायी या सबसे तेज वो होगा क्रियाशील। ठीक है, ये तो पहली बात। अब इसको ही अपन दूसरी तरह से और डिस्कस करेंगे। मान लीजिए इस बार जो एल्किल समूह है वो कैसा है, वो समान है। ठीक है, एल्किल समूह है वो समान है, लेकिन जो हैलोजन एटम है वो कैसे हैं, वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक बार तो लिया CH3 CH2F, ठीक है, अगली बार मैंने ले लिया CH3 CH2Cl, अगली बार लिया मैंने CH2Br, और लास्ट में मैंने लिया है CH3 CH2I, मतलब आयोडीन ले लिया। तो अब देखो एल्किल समूह सब में सेम है, CH3 CH2 है सब में, लेकिन हैलोजन एटम डिफरेंट है। इधर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, देन आयोडीन है। अब इनमें से विलोपन अभिक्रिया सबसे तेज कौन देगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, पिछले में जस्ट अभी एल्किल समूह डिफरेंट था, हैलोजन एटम समान था, तो हमने वो देख लिया था कौन सा 3 डिग्री होगा वो सबसे तेज देगा, क्योंकि कार्बोकैटायन बन रहा था, और कार्बोकैटायन जितना स्थायी होगा, जितना ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। इसलिए 3 डिग्री क्या था, वो सबसे अधिक क्रियाशील था। लेकिन यहाँ पे तो मैटर अलग है, यहाँ पे सारे कैसे हैं, 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। ठीक है, सारे जो एल्किल हैलाइड है एक्चुअल में वो सारे ही कैसे हैं, 1 डिग्री। ये भी कैसा है, 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, और ये भी 1 डिग्री है, तो सभी 1 डिग्री है। तो अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, तो अब अपन को क्या चेक करना है, हैलोजन एटम, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर जो हैलोजन एटम है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट है। अब हैलोजन एटम से आंसर कैसे निकालेंगे, तो ये मैंने जस्ट शायद पिछले लेक्चर में बताया था कि जितना ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, लिविंग ग्रुप का मतलब जो हैलोजन एटम आसानी से बाहर निकलेगा, तो वो जितनी जल्दी बाहर निकलेगा उतनी जल्दी क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, और जितनी जल्दी कार्बोकैटायन बनेगा रिएक्शन उतनी फास्ट हो जाएगी। तो इन चारों में से मैंने ऑर्डर भी लिखवाया था कि निकलने का जो क्रम था, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा किसका था, तो वही चेक करना है। तो देखिए वो कैसे निकालेंगे अपन, तो अपन एक काम करते हैं, इधर तो मैंने लिया फ्लोरीन है, इधर क्या है, आयोडीन है। अब सबसे ज़्यादा जो बड़ी साइज है हैलोजन में वो किसकी है, आयोडीन की है। क्लियर। अब जितना ज़्यादा साइज होगा आयोडीन का, तो बॉन्ड लेंथ भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो मैं मान सकता हूँ कि जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूँ, BL बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा आएगी इधर। ठीक है, क्योंकि जो आयोडीन है उसका आकार सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम क्या आएगी इधर। ठीक है, अब बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, मतलब बॉन्ड बहुत ही छोटा है इधर। जितना छोटा होगा वो इतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग भी होगा। इसलिए जो बॉन्ड है सबसे ज़्यादा क्या आएगा इधर, सबसे ज़्यादा एक तरह से मजबूत बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मजबूत इधर आएगा, और सबसे वीक क्या आएगा इधर आएगा। ठीक है, सबसे कमज़ोर, तो बॉन्ड सबसे कमज़ोर कहाँ गया, आयोडीन का आ गया। अब अपन को करना क्या है, कार्ब धनायन बनाना है। वो जितनी जल्दी बनेगा पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन एटम उतने जल्दी बाहर निकल जाएगा, हो गया विलोपन। तो आयोडीन क्या है, इसका बॉन्ड कमज़ोर होने के कारण आयोडीन यहाँ से तुरंत ही बाहर निकल जाता है। जैसे आयोडीन बाहर निकलेगा क्या बन जाएगा, CH3 CH2 प्लस, और जैसे प्लस बनेगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, हो गया विलोपन। बस यही तो है। तो इसके लिए अपन को चेक करना पड़ता है कि कौन सा ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो जब भी यदि हैलोजन एटम अलग अलग आ जाए और एल्किल समूह समान आ जाए, तो फिर जो क्रियाशीलता का क्रम होगा, RX का जो क्रियाशीलता क्रम होगा वो क्या होगा, वो होगा RI का, फिर होगा RBr का, फिर होगा RCl का, और सबसे कम जो रिएक्शन करेगा वो कौन करेगा, RF करेगा।
ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो एल्किल समूह है वो कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी सेम। ठीक है, एल्किल समूह बिल्कुल समान होगा तभी ये ऑर्डर आएगा। क्लियर है? तो दोनों बात हो गई थी, यदि एल्किल समूह समान हो, हैलोजन एटम क्या हो, अलग अलग, या फिर एल्किल समूह अलग अलग हो, हैलोजन एटम समान हो, तो दोनों की अपन ने बात कर ली है। तो ये था विलोपन रिएक्शन। अब विलोपन अभिक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो बनती है प्रोडक्ट की, कि प्रोडक्ट कैसे बन रहा है और कौन सा बनेगा। ठीक है, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन यही होती है। तो अपन एक बार उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, देखिए उसको एक एग्जाम्पल थ्रू समझेंगे, यहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा कि विलोपन अभिक्रिया में उत्पाद अपन को कैसे बनाना है। ठीक है, तो एक लॉ है, एक नियम आता है सेट-जेव का, वो वर्क करेगा इधर। ठीक है, लेकिन उसको अपन समझेंगे जब अपनी रिएक्शन चल रही होगी उसके बीच में, जब आएगा वो तब। ठीक है, तो मैंने क्या किया इस बार, अब एक मैंने एल्किन ली है ये वाली, ठीक है, ये मैंने एक एल्किन ले ली, ये हो गया। इसको यहाँ से हटा देते हैं, जरूरत नहीं है इसकी। और इधर में लगा दिया हाइड्रोजन। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, CH3 फिर CH, इस पर Cl लगा दिया, CH2 CH3, तो बैलेंस है पूरा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन Al अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में। अब क्या बनेगी, विलोपन हो जाएगा और एल्कीन बनेगी, ये बात तो फिक्स है। लेकिन अब एल्कीन दो बन सकती हैं, देखो कैसे हो सकता है। इसको मैं ऊपर करके लिख दूँ, CH2 था तो एक H में लिख दिया इसका ऊपर, अब भी CH2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर CH3 है तो CH2 और मैंने इसको लिख दिया CH। ठीक है, तो CH3 है, अब भी ये भी CH2 है। ठीक है, अब क्या करना है, यह पता जब भी विलोपन अभिक्रिया होगी एक तो क्या बाहर निकलेगा, हैलोजन एटम तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, ये तो फिक्स है। और जिससे हैलोजन एटम जुड़ा है उसको अपन क्या बोल देते हैं, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़ा जस्ट पास वाला कार्बन क्या होता है, बीटा। लेकिन एक कार्बन इधर भी जुड़ रहा है तो ये भी क्या हो गया, बीटा। तो इधर दो बीटा कार्बन है। ठीक है, अगला हो जाएगा गामा, तो उससे मतलब नहीं है अपन को, तो दो बीटा कार्बन है। अब प्रॉब्लम ये है कि हाइड्रोजन एटम कौन से बीटा कार्बन से निकाले, बस दैट इज इम्पोर्टेंट है यहीं पे, कि हाइड्रोजन जब वो निकालना है, यहाँ पर दो बीटा कार्बन है, तो कौन से बीटा कार्बन से अपन को हाइड्रोजन एटम निकालना है, यही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इधर एक रूल काम करता है सेट-जेव का, और वो नियम बोलता क्या है, वो नियम ये बोलता है कि हाइड्रोजन एटम अपन को उस बीटा कार्बन से निकालना है जिधर से हाइड्रोजन निकालने पर जो एल्कीन बने वो अधिक प्रतिस्थापी होनी चाहिए। अधिक प्रतिस्थापी होने का मतलब क्या है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन होंगे उनसे अधिक संख्या में समूह जुड़े होने चाहिए, ये है। अब देखिए मैं इसको बना के दिखाता हूँ एक बार। मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन के अंदर Cl निकाला, यहाँ से Cl यहीं से निकालना है, और हाइड्रोजन निकाला ये वाला, मतलब ये वाला हाइड्रोजन निकाला, तो जो बॉन्ड बनेगा वो कहाँ बनेगा, यहीं तो बनेगा। कुल मिलाकर CH3, क्योंकि इसके तीन ऐसे कैसे रहेंगे, ऐसा कुछ निकाले नहीं है। आगे कार्बन, इससे Cl हट गया, एक क्या रह गया इस पर, केवल H रह गया। ठीक है, इन दोनों के बीच क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड लिख दिया। एक H बाहर निकल गया तो एक H ही बचा, तो ये रह गया CH, और इससे आगे जुड़ रहा है CH3, तो इससे आगे मैंने ऐड कर दिया CH3, ये लो। ठीक है, एक तो एल्कीन बन गई ये। ठीक है, और एक दूसरी जो एल्कीन पॉसिबिलिटी है दूसरी एल्कीन की, वो क्या है, वो भी बना के देख लेते हैं। तो जो दूसरी एल्कीन बन सकती है अपनी, वो ये बन सकती है कि हो सकता है कि मैं हैलोजन तो यहीं से निकालेंगे, ये वाला H ना निकालूँ इस बार, मैं ये वाला H निकालूँ, ये वाला। ठीक है, ये वाला H निकालूँ, तब क्या बनेगा, यहाँ से जब H निकलेगा तो डबल बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में। तो तीन हाइड्रोजन थे, दो ही रह जाएंगे, एक गायब, तो CH2 क्या बन जाएगा बीच में, डबल बॉन्ड। आगे क्या है CH, हाइड्रोजन तो बाहर हो गया, तो यहाँ बच गया CH। ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है आगे CH2 है। देखो अब ये H नहीं निकालेंगे, अपन ने ये निकाल दिया, तो CH2 ही बचेगा, तो CH2 और आगे है CH3। अब ये भी एल्कीन बन रही है, वो भी एल्कीन बन रही है, 2 ब्यूटीन बन रही है, ये बन रही है 1 ब्यूटीन, 2 एल्कीन पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अपन कौन सा बनाए, इनमें से एक तो मुख्य उत्पाद होगा, एक साइड प्रोडक्ट होगा, तो वो अपन को नहीं स्टडी करना, जो मेन प्रोडक्ट है वो ही इम्पोर्टेंट होता है। अब सेट-जेव का नियम पढ़ें कि कौन सी एल्कीन ज़्यादा बनती है, तो इसके लिए एक नियम है, वो नियम है
सैथ-जेफ का नियम, ठीक है। तो ये नियम ये बोलता है कि अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है। बस, अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है, ये इतना सा लो है। अब है क्या ये अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन? तो अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन वो होती है जिसके ये जो कार्बन है डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है, हमको ये पकड़ना है पहले। कार्बन कार्बन जिनके बीच में मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, उनसे जितने ज़्यादा समूह जुड़े होंगे वो अधिक क्या होती है? प्रतिस्थापी एल्कीन होती है। तो देखो इधर जैसे मैंने इसको ब्रैकेट में रख दिया डबल बॉन्ड को, तो इससे एक समूह तो ये जुड़ रहा, दो समूह, एक दूसरा समूह ये जुड़ रहा, कुल मिलाकर कितने समूह ऐड हो रहे हैं? 2। तो इधर 2 मैथिल ग्रुप ऐड हो रहे हैं, ठीक है। वापस पकड़ लेते हैं, इधर डबल बॉन्ड पकड़ लिया मैंने, ठीक है। इससे इधर तो कोई समूह है ही नहीं, केवल एक समूह ही ऐड हो रहा है, एथिल, ठीक है। तो बड़े या छोटे समूह की बात नहीं है, इधर जितने संख्या की बात करेंगे, जितने ज़्यादा समूह ऐड होंगे वो अधिक क्या होगी? प्रतिस्थापी होगी। तो अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन कौन सी है? इधर 2 ब्यूटीन। तो कुल मिलाकर जो मेन उत्पाद बनता है इधर वो कौन सा बनता है? बनता है 2 ब्यूटीन, ठीक है। 1 ब्यूटीन यहाँ पर कैसा उत्पाद बनेगा? कम मात्रा में, या साइड प्रोडक्ट बनता है। मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2 ब्यूटीन बनता है, ठीक है। ये है सैथ-जेफ का नियम। इसको अपन एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, ठीक है। और भी एग्जाम्पल इसके अपन ले सकते हैं, जैसे मैं ले लूँ एक बार। हमारे इसमें जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो मैं कुछ ये ले रहा हूँ, ठीक है, दिस। तो ये जो एग्जाम्पल है इसमें अपन कहीं भी एक हेलोजन एटम लगा देते हैं। चलो ये लगा दिया हेलोजन एटम, इधर मैंने लगा दिया यहाँ पर CH3, ठीक है, लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम्पल ले लिया। इसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में? Al एल्कोहलिक KOH, ठीक है। तो 2 बार रिएक्शन करवाएंगे, कुल मिलाकर बात ये है, ठीक है, 2 बार, मतलब 2 उत्पाद बने, अपन जानते हैं 2 उत्पाद बनेंगे। अब वो कैसे बनेंगे 2 उत्पाद? देखिए करना क्या है, इधर क्या होगा? एक हाइड्रोजन होगा, सिंपल सी बात है। इधर भी क्या होंगे? 2 हाइड्रोजन होंगे, चेक कर सकते हैं। कार्बन एटम है उसके 4 हाथ हो गए, इधर भी कितने हाथ हो गए? 4 हाथ हो गए। अब जहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या होगा? एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर तो उससे मतलब नहीं है अपन को, क्योंकि अपन जो ये जो कार्बन है ये वाला, इससे क्या ऐड हो रहा है? Cl ऐड हो रहा है, इसलिए जो कार्बन ये कैसे हो गया? अल्फा कार्बन, ठीक है। ये कैसे हो गए? बीटा कार्बन। तो अल्फा से निकालेंगे हेलोजन और बीटा से निकालेंगे हाइड्रोजन और अपना उत्पाद बन जाएगा। अब अल्फा तो कार्बन तो एक ही है, लेकिन बीटा वापस कितने हो गए? 2 बीटा कार्बन हो गए। अब हमें ये चेक करना है किस बीटा कार्बन से अपन हाइड्रोजन एटम निकालें, ठीक है। तो वापस सस्पेंस आ गया। अब दोनों से निकाल चेक कर लेते हैं, जो अधिक प्रतिस्थापी होगी, मतलब जो सैथ-जेफ नियम के अनुसार बनेगी, वही क्या होगी? अपनी मुख्य उत्पाद बनेगा। तो पहले अपन निकाल लेते हैं इधर से, ठीक है, ये वाले बीटा कार्बन से। तो क्या बनेगा? तो उत्पाद बन जाएगा कुछ ये। तो CH3 ऊपर रहेगा, ऑब्वियसली रहेगा ही रहेगा। डबल बॉन्ड कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा, ठीक है। Cl तो बाहर हो ही गया, और यहाँ के जो हाइड्रोजन है वो बिल्कुल यहाँ पे ही है। तो हाइड्रोजन है तो लिखने की आवश्यकता है ही नहीं, एक तो बनेगी, ठीक है। एक में मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं ऊपर वाले कार्बन से मैं हाइड्रोजन नहीं निकालूँ, मैं नीचे वाले से निकालूँ, मतलब कुछ यहाँ से निकालें इस बार, यहाँ से, ठीक है। तो क्या बनेगा? तो अब बन जाएगा, देखो CH से रहेगा ऊपर, ठीक है। अब जो डबल बॉन्ड बनेगा वो बनेगा इधर, मतलब यहाँ पर बनेगा, ठीक है। 2 कंपाउंड अपने सामने बन गए, ठीक है। अब इनमें से कोई एक ही मुख्य उत्पाद बन रहा है। अब वो कौन सा बन रहा है? तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले डबल बॉन्ड है उसको गोले में रख देंगे, ठीक है, इसको भी। अब ये चेक करना है कि डबल बॉन्ड कार्बन से ज़्यादा ग्रुप कहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है। देखिए इधर डबल बॉन्ड कार्बन से एक ग्रुप जा रहा है ऊपर, एक आ रहा है दूसरा इधर, मतलब 2 तो इधर ही आ गए और एक है फिर नीचे, कुल मिलाकर 3 मान सकते हैं। इधर एक ऊपर जा रहा है और एक इधर आ रहा है, कुल मिलाकर कितने हैं? 2, इधर कितने हैं? 3। तो ज़्यादा कहाँ पर है? ऊपर वाले में, इसलिए जो 3 हो रहे हैं इसमें एक तो ऊपर मान लेंगे ये वाला, एक मान लेंगे ये वाला, 2 ही तो है और तो कहीं है ही नहीं। इधर
नीचे 1, इधर 2 और एक ऊपर 3, कितने हो गए 3। तो ज़्यादा प्रतिस्थापी कौन सी एल्कीन है, ऊपर वाले, इसलिए जो मेन उत्पाद है वो बनेगा ये, ठीक है। ये अपना बनेगा कम जो भी है साइड प्रोडक्ट है या फिर माइनर, ठीक है, सूक्ष्म उत्पाद जिसको बोलते हैं अपन, वो बनता है। तो ये थी विलोपन अभिक्रियाएं, ठीक है। तो विलोपन अभिक्रिया में जो उत्पाद कैसे बनाने हैं, आई थिंक वो प्रॉब्लम है आपकी, वो सोल्व हो जानी चाहिए इस मैकेनिज्म के बाद में। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन बताई थी मैंने वो थी फिर 3rd नंबर वाली, ठीक है। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन हो गया, विलोपन हो गया, और 3rd रिएक्शन थी धातुओं से अभिक्रिया, ठीक है। धातुओं से अभिक्रिया, ठीक है। अब एल्किल हैलाइड है वो धातुओं से भी रिएक्ट करते हैं सीधा, और धातुओं से रिएक्ट करके फिर वो अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इनमें जो पहली रिएक्शन है धातुओं से अभिक्रियाओं में वो है वुड्स अभिक्रिया, ठीक है। जैसे वुड्स अभिक्रिया, और रियली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट रिएक्शन है वुड्स अभिक्रिया। सीधे क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा कंपटीशन के अंदर, नीट है, जेई है, सीधे क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस रिएक्शन से। और रिएक्शन है क्या, रिएक्शन कुछ भी नहीं है। रिएक्शन में क्या होगा, एल्किल हैलाइड ले लेंगे अपन तो सीधा, ठीक है। एल्किल हैलाइड है वो ले लेंगे, तो मैंने ले लिया इधर RX, ठीक है। और ये जो RX है इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन सोडियम से। किससे करवा देंगे, इसकी रिएक्शन करवा देंगे सीधा सोडियम मेटल से। तो धातु है तो इसलिए धातु से क्रिया में आ रहा है, सोडियम क्या है, धातु है, ठीक है। जो उपस्थिति लेंगे वो किसकी लेंगे, इधर अपन ईथर। अब जो विलियन जो लिया है मीडियम, वो क्या लिया, ईथर, क्योंकि ईथर इतना रिएक्ट करता नहीं है। तो कुल मिलाकर जो ईथर तो माध्यम है, मतलब उसके अंदर एल्किल हैलाइड और सोडियम क्या करेंगे, आपस में क्रिया करेंगे दोनों, लेकिन ये दोनों इससे कोई क्रिया नहीं करेंगे, तो वो तो एक माध्यम हो गया, ठीक है। तो इधर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा एल्केन, ठीक है। अब एल्केन कैसे बना, देखिए यहाँ पर तो एक ही आ रहा है, उधर कितने आ रहे हैं, 2, तो एल्केन तो बनेगा उत्पाद, ये तो कंफर्म है। तो फिर क्या होगा, अपन को जो एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड वो भी कितने लेने पड़ेंगे, वो भी लेने पड़ेंगे अपन को फिर 2, ठीक है। तो इस रिएक्शन के अंदर एल्किल हैलाइड के कितने अणु काम में आते हैं, 2 अणु काम में आएंगे, ये बात फिक्स है। एक मैंने इधर लिखा, दूसरा मैंने इधर लिखा, ठीक है। अब ये पता है जो सोडियम है उसकी पावर वैलेंसी जो होती है उस पर कितनी होती है, एक ही तो होती है। मतलब जैसे NaCl NaBr, मतलब सोडियम धातु से केवल एक हैलोजन एटम जुड़ सकता है। तो यहाँ पर तो कितने हैलोजन एटम आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, इसलिए सोडियम भी कितने लेने पड़ेंगे अपन को, 2 लेने पड़ेंगे। अब क्या होगा, यहाँ से ये हैलोजन, इधर से ये हैलोजन, और बीच में 2 सोडियम, कुल मिलाकर इधर क्या बन जाएगा 2NaX। तो 2 हैलोजन है इसमें, 2 ही क्या है, सोडियम है, तो ये बाहर निकल जाएगा। जब ये बीच में बाहर निकलेगा, दोनों पूरा हिस्सा बाहर निकल जाएगा, तो ये जो R है ये सीधे जुड़ जाएगा ये वाले R से। तो कुल मिलाकर क्या बन जाएगा RR, और RR का मतलब क्या है, एल्केन है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका ही एक अगला एग्जाम्पल ले लूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ले लिया CH3Cl, ठीक है, इधर मैं लिख दिया सोडियम, ठीक है, अगेन Cl और CH3, तो उल्टा ही लिखा है, बात ये कि CH3Cl ही तो है, लिखने का फ़र्क है, 2 सोडियम लिख दिए। तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा अपना 2NaCl। तो यहाँ से देखो 2NaCl तो बाहर निकल गया, तो ये CH3 सीधा जुड़ जाएगा ये वाले CH3 से, तो CH3 2NaCl, तो एथेन बन गया, ठीक है। बना कि नहीं बना एथेन, एथेन बन गया इस रिएक्शन के अंदर। तो कुल मिलाकर ये जो रिएक्शन है इसके लिए अपन की पॉइंट्स लिखना चाहें तो पहला तो की पॉइंट्स क्या हो जाएगा, एल्केन बनाने के काम आती है, ठीक है। ये जो रिएक्शन है वो किससे काम आ रही है, उत्पाद क्या बन रहा है, एल्केन बन रहा है, एल्केन बनने काम आ रही है। जब भी एल्किल हैलाइड लेंगे तो 2 ही अणु लेंगे। अब 2 ही अणु जब लेंगे एल्किल हैलाइड के, तो कम से कम 2 कार्बन तो आएंगे ही आएंगे उत्पाद के अंदर, मतलब सिंगल कार्बन तो इसमें पॉसिबल आ ही नहीं सकता उत्पाद के अंदर। भाई जब 2 एल्किल समूह जुड़ेंगे तो 2 ही कार्बन आ सकते हैं मिनिमम, या 2 से ज़्यादा, लेकिन 2 से कम तो किसी भी कीमत पर नहीं आ सकते। जब 2 एल्किल समूह जुड़े, इसका मतलब इसके थ्रू अपन क्या नहीं बना सकते, मैथेन नहीं बना सकते।
ठीक है। ये तो पॉइंट्स है कि वुड्स के थ्रू या वुड्स रिएक्शन के थ्रू अपन मैथेन का निर्माण नहीं कर सकते, ठीक है। और बात देखते हैं, यदि एल्किल समूह है, देखिए मान लीजिए मैंने एल्किल समूह लिया था, ये वाला एल्किल हैलाइड था, इसमें कितने कार्बन थे, एक। ये वाले एल्किल हैलाइड में भी कितने कार्बन है, एक है। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितने आ गए, 2 आ गए, जो ठीक है। इस बार मैं लेता इधर एथिल, मतलब CH3 CH2 Cl, 2 कार्बन होते, 2 कार्बन इसमें होते, जब दोनों जोड़ता तो प्रोडक्ट में कितने कार्बन आते हैं, 4 कार्बन आते हैं। 2 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, मतलब हमेशा जो उत्पाद में कार्बन की संख्या होगी वो हमेशा कैसी होगी, सम संख्या में होगी, इवन नंबर में होगी। कभी विषम संख्या में उत्पाद में कार्बन पॉसिबल नहीं हो सकते। अब चाहे एल्किल हैलाइड में कितने भी कार्बन हो, चाहे वो सम हो या फिर विषम हो, हमारे 3 कार्बन होते, 3 इधर, तो 3 या 3 जुड़ते कार्बन कितने होते, 6 बनते। इसका मतलब उत्पाद जो बनेगा, मतलब जो एल्केन बनेगी वो, इसका मतलब उत्पाद जो एल्केन बनती है, एल्केन में कार्बन परमाणु सम संख्या में होंगे। कैसे होंगे, सम संख्या में होंगे, वो कोई विषम नहीं होंगे। एक ही ये बात, और भी बात हम इससे निकाल सकते हैं, वो क्या है, मान लीजिए एल्किल ये एल्किल हैलाइड है, इसके अंदर कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। देखो कैसे, ये तो लाइन लिख रहा हूँ मैं, ये वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो रिएक्शन में एक्चुअल में काम क्या आती है। देखो मेरे पास क्या था एक्चुअल में, मेरे पास था मैथेन, CH4 था, और मुझे मैथेन, सॉरी ये मैथेन है, इससे मुझे एथेन बनानी है, मैथेन से मुझे एथेन बनानी है। कुल मिलाकर मुझे इसमें 1 कार्बन बढ़ाना है, ये तो करना है भाई। जो मैथेन से एथेन बनाऊंगा तो 1 कार्बन एक्स्ट्रा कर दूंगा मैं, मतलब मुझे बढ़ा दूंगा 1 कार्बन। तो वो मैं कैसे बढ़ाऊं, तो किसी भी एल्केन के अंदर कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ाने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है, वुड्स रिएक्शन काम में ली जाती है। तो कैसे, पहले मैं इसकी रिएक्शन किससे करवा दूं, Cl2 से करवा दूं, तो क्या बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा। और फिर मैं इसकी रिएक्शन किससे करवा दूंगा, सोडियम से, ईथर की उपस्थिति, मतलब क्या करवा दूंगा, इस तरह से वुड्स रिएक्शन करवा दूंगा। और आपको पता है वुड्स रिएक्शन होती है, उसमें एल्किल हैलाइड के कितने अणु काम में आते हैं, 2 काम में आते हैं। तो दोनों जो Cl है वो तो निकल जाएंगे किसके साथ में, Na के साथ, और 2 CH3 आपस में फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए क्या बन जाएगा, ये सीधा एथेन बन जाएगा। तो एथेन, मैथेन से एथेन अपन ऐसे बना सकते हैं। इसका मतलब वुड्स रिएक्शन के थ्रू अपन कार्बन चैन में कार्बन परमाणु की संख्या वृद्धि कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक पॉइंट है ये वाला इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि कार्बन श्रृंखला में वृद्धि के लिए, तो ये उसकी पॉइंट्स है इसके वुड्स रिएक्शन के, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट है। जब भी कार्बन चैन को लंबी करनी हो तो कौन सी रिएक्शन काम में लेंगे, वुड्स रिएक्शन। ये तो थी वुड्स रिएक्शन की बात। अब वुड्स रिएक्शन में एक पॉइंट और है, ठीक है, जो कि आप इसको शायद उल्टा मान सकते हो या फिर अपवाद मान सकते हो, कुछ भी। मान लीजिए जो एल्किल हैलाइड है वो अपन डिफरेंट ले लें। फॉर एग्जांपल जैसे इधर तो मैंने जो एल्किल हैलाइड लिया है वो लिया है मैथिल क्लोराइड, ठीक है, और इसके रिएक्शन करवा रहे हैं 2 सोडियम लिख दिए मैंने, और इस तरह अपने लिया है CH2 CH3। देखो अब डिफरेंट है, दोनों एल्किल हैलाइड अब अलग अलग है, तो अपन इसको बोल देते हैं मिश्रित वुड्स अभिक्रिया। मिश्रित का मतलब अब एल्किल हैलाइड समान नहीं है दोनों, वो कैसे हैं, वो दोनों अलग अलग हैं। तो निकलेंगे तो अब भी 2NaCl, लेकिन अब ऐड क्या क्या होंगे, सुनो, इधर CH3, ठीक है, इधर तो ऐड हो गया CH3, इधर CH2 CH3 CH2 CH3। अब देखिए जो उत्पाद बना उसमें जो कार्बन परमाणु संख्या है वो कैसी है, अब वो विषम है, ठीक है, अब वो कैसी है, अब वो विषम है। एक ये जरूर अपवाद हो सकता है, ठीक है, अब वो विषम आ रही है, लेकिन वो कब कंडीशन है, जब वुड्स कैसी हो, मिश्रित हो, ठीक है। मिश्रित का मतलब दोनों एल्किल हैलाइड कैसे हो, डिफरेंट हो, फिर विषम संख्या में पॉसिबल हो सकते हैं कार्बन परमाणु संख्या उत्पाद के अंदर, ठीक है। तो ये था वुड्स रिएक्शन। अब जो ठीक है, अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है लिथियम धातु से, ठीक है। तो सोडियम से अपन जस्ट पढ़ी थी अभी, नेक्स्ट अब लिथियम धातु से, कि जो एल्किल हैलाइड है वो लिथियम से भी रिएक्शन करते हैं।
और जब ये लिथियम से रिएक्शन करेंगे एल्किल हैलाइड, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे देखिए अपन। अब जो लिथियम लेना पड़ेगा अपन को, वो लेंगे यहाँ पर दो, अपनों को यहाँ पर लिथियम के वो क्या लेने पड़ेंगे, एटम लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो दो में से क्या होगा, जो एक लिथियम एटम है वो तो निकल जाएगा इस एल्किल हैलाइड के साथ में, और एक जो लिथियम है वो जुड़ जाएगा इस एल्किल समूह से। तो कुल मिलाकर इधर क्या बन जाएगा, RLI, और एक जो है वो बाहर यहाँ से इस X के साथ निकल जाएगा। और ये जो RLI है इसको क्या बोल देंगे अपन, इसको बोल देंगे अपन एल्काइल लिथियम, इसका नाम हो जाएगा एल्काइल लिथियम, ठीक है। सिंपल सा नाम है एल्किल लिथियम। अब एल्किल का जो भी नाम होगा ऊपर लिख दें, मैथिल लिथियम, एथिल लिथियम। फॉर एग्जांपल जैसे इधर मैं ले लूँ CH3Cl, ठीक है, तो CH3Cl ले लिया मैंने। और अब जो CH3Cl है इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन 2Li से, तो Cl निकल जाएगा Li के साथ में, तो ये बन जाएगा LiCl, और इधर एक Li जुड़ जाएगा इस CH3 से, तो ये बन जाएगा CH3Li, मैथिल लिथियम, ठीक है। देखो ये जो ऐसे कंपाउंड है इनको बोला जाता है कार्ब धात्विक यौगिक। अब कार्ब धात्विक यौगिक मतलब ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड बोलते हैं इंग्लिश में। कार्ब धात्विक यौगिक का मतलब क्या है, ये जो समूह है, ये जो कंपाउंड है, इनके अंदर एक तो ग्रुप कैसा है, कार्बनिक है, मतलब इसमें कार्बनिक कार्बन है, और एक तरफ क्या है, इसमें धातु है, इसलिए इनको बोला जाता है कार्ब धात्विक यौगिक, ठीक है। इनको ही बोल देंगे अपन कार्ब धात्विक यौगिक, मतलब ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड इनको बोला जाए। तो सिंपल से रिएक्शन के साथ। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है फिर वो पढ़ेंगे अपन जिंक से, ठीक है। लिथियम से रिएक्शन के बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है फिर जिंक से, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है वो है जिंक धातु से। अब जो एल्किल हैलाइड है वो क्या करेंगे, जिंक से भी रिएक्ट करते हैं। तो इसको मैं कुछ ऐसे सेट करूँगा, ठीक है, XR। तो ठीक है, एल्किल हैलाइड के मैंने अब भी कितने अणु लिए हैं, 2 ही लिए हैं, और जिंक के भी कितने लिए हैं, जिंक के मैंने 2 ही लिए हैं। अब देखिए एक जो जिंक है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, +2 होती है। तो एक जिंक की +2, तो यहाँ पर तो कितने जिंक है, 2 जिंक है, मतलब टोटल +4 वैलेंसी हो जाएगी टोटल। तो एक जिंक तो क्या करेगा, ये वाला X और ये वाले X को लेके साथ यहाँ से बाहर निकल जाएगा। एक जिंक तो इन दोनों X को लेके बाहर निकल जाएगा, इसलिए ये तो क्या बन जाएगा, ZnX2 हो जाएगा। अब एक और जिंक बचा, तो एक R तो ये बच रहा, दूसरा R ये बच रहा। दूसरा जिंक क्या करेगा, इन दोनों R के बीच में जुड़ जाएगा, मतलब कुल मिलाकर कुछ ऐसे जुड़ जाता है, यानी कि RZnR बन जाता है। तो ये इसका बनता है प्रोडक्ट दिस, और ये जो बनेगा इसको बोला जाता है फ्रैंकलैंड अभिकर्मक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकलैंड अभिकर्मक इसको बोला जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे वो अपन दूसरी रिएक्शन ले इसकी, जैसे CH3Cl ले लिया, 2 मैंने जिंक ले लिए प्लस ClCH3। अब इससे जो उत्पाद बनेगा वो क्या बन जाएगा, CH3Zn और ZnCl2 अपना क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाता है। तो R का मान यहाँ पर क्या ले लिया अपन ने, अब CH3, तो CH3ZnCH3। तो यही करना है, कुछ सिंपल बेसिक रिएक्शन ये रही, केवल R का मान चेंज करते जाना है और उत्पाद अपना बनता चले जाएगा। अब अगली जो रिएक्शन पढ़ेंगे अब वो है मैग्नीशियम से अभिक्रिया। मैग्नीशियम से अभिक्रिया मोस्ट रिएक्शन है, क्योंकि इसमें जो उत्पाद बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिएक्शन में करना क्या है, इस रिएक्शन में क्या होगा, जब भी एल्काइल हैलाइड है, मतलब कोई मैंने RX ले लिया, कोई भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सीधा किससे करवाएंगे, मैग्नीशियम धातु से करवाते हैं सीधा। तो एल्किल हैलाइड की जब भी रिएक्शन करवाएंगे मैग्नीशियम से, तो मैग्नीशियम कितने हाथ हो रहे हैं, 2 हाथ होते हैं, तो ये सीधा जुड़ जाएगा इसके बीच में आके, मतलब बीच में आके बैठ जाएगा दोनों के। तो कुल मिलाकर क्या बन जाएगा, RMgX। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, और इसको बोला जाता है ग्रिन्यार अभिकर्मक।
ठीक है। इसमें जो उत्पाद बनता है उसको बोला जाता है ग्रिग्नार अभिकर्मक। अब ये जो अभिकर्मक है वो काफ़ी काम आएगा जब अपने 11th चैप्टर पढ़ेंगे एल्कोहल का, तो ये एल्कोहल बनाने का काम भी आता है, ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन अपन कीटोन में पढ़ेंगे, एल्डिहाइड में पढ़ेंगे, तो वहीं ये काम आएगा, ठीक है। फिलहाल इसको अपन नाम याद कर लेंगे। नाम क्या है इसका? ग्रिग्नार अभिकर्मक। सिंपल इसको रिप्रेजेंट किया जाता है RMgX से, तो RMgX का मतलब होता है ग्रिग्नार अभिकर्मक। अब देखो इसका कोई एग्जाम्पल लिखे अपन, तो R का मान मैं चेंज कर दूँ, R का जगह ले लूँगा CH3 ले लिया मैंने, X की जगह मैं ले सकता हूँ क्या? Br ले लिया। मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम होगा ही अपना, ये आके बीच में बैठ जाएगा, तो कुल मिलाकर क्या बन जाएगा? CH3MgBr, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक ग्रिग्नार अभिकर्मक ही तो है। वो सिंपल प्रेजेंट था RMgX, R का मान चेंज कर दिया, X का मान चेंज कर दिया, अब भी क्या है? ये ग्रिग्नार अभिकर्मक ही है। लेकिन अब जो इसका नाम आएगा वो नाम कैसे लिखेंगे? सुनो, इधर कौन सा ग्रुप है? मैथिल, ठीक है, तो मैंने लिख दिया मैथिल। आगे क्या है? मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम लिख देंगे, तो मैथिल मैग्नीशियम। आगे है Br, दैट इज ब्रोमाइड, तो कुल मिलाकर हो जाएगा मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इधर बोल सकते थे एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नाम है। बाकी इसको बोला जाता है ग्रिग्नार अभिकर्मक। क्लियर? अब इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है, लास्ट जो बची थी वो थी कौन सी? 4th नंबर की, वो थी अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। पहली हो गई नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, दूसरा हो गई विलोपन, तीसरी हो गई धातुओं से अभिक्रिया, एंड 4th है फिर अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। अपचयन, अब अपचयन का मतलब क्या है? अपचयन का मतलब ये होगा कि जो एल्किल हैलाइड है उसमें से हैलोजन एटम तो बाहर निकल जाए और उसकी जगह क्या ऐड हो जाए? हाइड्रोजन ऐड हो जाए, क्योंकि हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है? एक तरह से अपचयन होता है, ठीक है। तो अपचयन में क्या होगा? मैं कोई भी एल्किल हैलाइड ले लूँगा, ठीक है। जब इसका अपन अपचयन करवाएंगे तो अपचयन का मतलब हैलोजन तो क्या होगा? बाहर निकलेगा, प्लस हाइड्रोजन क्या होती है? जुड़ जाती है। तो कुल मिलाकर यहाँ से हैलोजन जब बाहर निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा? RH बन जाएगा। अब RH का मतलब क्या है? तो RH का मतलब है यहाँ पर एल्कीन। एल्कीन बोल सकते हैं, हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं, क्योंकि वो एल्कीन ही बन सकती है, पॉसिबिलिटी होता है वो एल्कीन ही बने, तो ये जरूरी नहीं है। तो प्रीफर रहेगा कि अपन इसको क्या बोल दें? हाइड्रोकार्बन। तो उत्पाद जो बनेगा वो क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन बनता है। अब जो अपचयन करवाएंगे अपन ये वाला, तो अपचयन कोई अभिकर्मक तो होगा जिसकी उपस्थिति में अपन इसका अपचयन करवाएंगे। तो वो जो रिएजेंट है, जो अभिकर्मक है, वो कौन कौन से हैं? एक बार मैं उनको लिख दूँ। तो अपचयन करवाने के लिए अपन इधर लिख सकते हैं ZnHCl ले सकते हैं, LiAlH4 यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये ले सकते हैं। एक रिएक्शन और होती है जिसमें या एथेनॉल, ये भी एक, तीनों ले सकते हैं इधर, ठीक है। इनमें से कोई भी एक ले लेंगे, या तो या वाला फिर या नीचे वाला। तो इन तीनों में से कोई भी जो एरो के ऊपर मिल जाए और इधर के मिल जाए एल्किल हैलाइड, तो X को हटाना है और उसकी जगह हाइड्रोजन लगा देना है। हाइड्रोजन लगना ही क्या होता है? अपचयन कहलाता है। तो ये है एल्किल हैलाइड का अपचयन। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक रिएक्शन लिखूँ इधर, तो CH3Cl, इधर मैं लिख दूँ मान लो LiAlH4, ठीक है। तो क्या करना है? Cl को बाहर निकाल देंगे और क्या ऐड कर देंगे? तो यहाँ से Cl बाहर हो जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा इधर से, और CH3H। तो CH3H क्या है? CH4 ही तो है, मैथेन है, और मैथेन क्या होती है? एक हाइड्रोकार्बन होती है, तो हाइड्रोकार्बन ही बनेगा ऑब्वियसली, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, CH2Cl दिस। अब इसकी मैं अगेन किससे करवा रहा हूँ? LiAlH4 से। अब ये हाइड्रोजन हटेगा और इसकी जगह क्या ऐड हो जाएगा? हाइड्रोजन। तो अब क्या बन रही है? अब एथीन बन रही है, लेकिन एथीन भी क्या होती है? एक हाइड्रोकार्बन ही होती है। तो हम बोल सकते हैं उत्पाद के रूप में क्या बनती है? फिर हाइड्रोकार्बन बनती है। तो सिंपल सी रिएक्शन थी ये। तो लास्ट जो रिएक्शन थी वो थी इसकी अपचयन, जो थी 4th नंबर की, ठीक है। तो अपचयन रिएक्शन इसकी खत्म, और इसके साथ ही हमारे जो एल्किल हैलाइड है, ठीक है, मोनो एल्किल हैलाइड, वो
यहाँ तक थे तो मोनो एल्किल हैलाइड तो हो गए खत्म। अब हम डिस्कस करेंगे आगे डाई एल्किल हैलाइड और ट्राई एल्किल हैलाइड को, कि डाई एल्किल हैलाइड क्या होते हैं। जैम वाले बताए थे मैंने, जैम डाई एल्किल हैलाइड, फिर उसके बाद एक विस आया था ना, अल्फा ओमेगा आया था। अब उनकी रिएक्शन को अपन डिस्कस करेंगे, उनको कैसे बनाया जाता है और उनको फिर उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी है। वो है डाई हेलो एल्केन्स। तो होते क्या है, ऐसे हेलो एल्केन जिनमें दो हेलोजन एटम प्रेजेंट हो, क्या कहलाते हैं, डाई हेलो एल्केन्स। ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। फिर हमने इसके बाद इसके जो क्लासिफिकेशन था उसको डिस्कस किया था कि डाई हेलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये भी इसको भी मैंने फिर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। पहला कौन सा था अपना, जैम था, दूसरा था इसमें विस, ठीक है, और तीसरा मैंने इसे बताया था दैट वाज अल्फा ओमेगा था, ठीक है। जैम को मैंने एक और नाम दिया था, जैम डाई हेलो एल्केन को ही मैंने एक और नाम दिया था, वो था अल्फा अल्फा। इसको मैंने दिया था अल्फा बीटा, और वो जाएगा अपना अल्फा ओमेगा। तो 3 हो गए थे, ठीक है, 3 डिस्कस किए थे अपन ने पीछे। तो जैम का मतलब मैंने बताया था, जैम वर्ड का मतलब ही क्या होता है, सेम पोजीशन, ठीक है, बताया था मैंने पीछे। इसका मतलब था सेम पोजीशन, और सेम पोजीशन मतलब क्या है कि जो दोनों हेलोजन एटम होंगे, अब दो तो है डाई हेलो एल्केन है तो 2 हेलोजन एटम तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, लेकिन दोनों जो हेलोजन एटम है वो भी एक कार्बन एटम पर ही प्रेजेंट होंगे, उसको बोला जाता है जैम। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इधर लिख दूँ सी, ठीक है, तो दोनों सीएल एक ही कार्बन में प्रेजेंट है तो इसे बोलेंगे अपन जैम, ठीक है। और मैंने ये बताया था कि जो जिस कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा हो उसी कौन सा कार्बन बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन अल्फा कार्बन, क्योंकि हमारे दोनों सीएल एक ही कार्बन से है। तो ये वाला सीएल है ये भी अल्फा कार्बन से, और ये वाला सीएल भी अल्फा कार्बन से, तो 2 बार अल्फा अल्फा लिख देंगे बस। तो इसलिए इसको अल्फा अल्फा डाई हेलो एल्केन ही बोल देते हैं, या फिर बोल देते हैं इसको जैम। नेक्स्ट था विस। तो विस का मतलब बताया था नियर बाय, मतलब 2 पास वाली चीजें, ठीक है, 2 पास वाली चीजें। तो विस का मतलब बताया था 2 पास में, ठीक है। एडजासेंट मैंने वर्ड यूज लिया था, एडजासेंट, ठीक है। एडजासेंट का मतलब 2 चीजें पास में हो। अब इसमें क्या होगा, तो जो 2 हेलोजन एटम है वो 2 पास वाले कार्बनों पर प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे इधर मैं ले लूँ CH2 और एक Cl यहाँ लगा दूँ, यहाँ दूसरा Cl मैं लगा दूँ यहाँ, तो 2 हेलोजन एटम है, दोनों पास वाले कार्बन पर एटम पर प्रेजेंट है, तो इसको बोला जाता है विस, ठीक है। अब एक जो हेलोजन एटम जुड़ा है वो ये वाले कार्बन, इसको मैं बोल दूँ अल्फा, और अल्फा से जुड़ा हो गया फिर बीटा, या फिर इसको अल्फा बोल दो इसको बीटा बोल दो, तो एक ही बात है। तो एक तो जुड़ रहा है अल्फा पे, एक जुड़ रहा है बीटा पे, इसलिए इसको बोला जाता है अल्फा बीटा। और नेक्स्ट है अल्फा ओमेगा। तो इसका मतलब क्या है एक्चुअल में, कि जो हेलोजन एटम होंगे वो 2 तो प्रेजेंट होंगे, लेकिन दोनों हेलोजन जो एटम है वो जो कार्बन चेन है, अब वो कितनी भी लंबी हो सकती है, उस कार्बन चेन के बिल्कुल सिरों पर प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे इधर मैंने एक कार्बन श्रृंखला ली है 5 कार्बन की, तो एक हेलोजन एटम होगा यहाँ, दूसरा हेलोजन एटम होगा यहाँ, बाकी अपन इसको बैलेंस कर देंगे। तो उससे कोई मतलब नहीं है अपन को, वो ये देखना है कि दोनों हेलोजन एटम का प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल कार्बन चेन के सिरों पर प्रेजेंट होंगे। तो ये है अल्फा ओमेगा। एक को तो अल्फा मान लेंगे, अब दूसरा जितना भी लंबी है वो कितना लंबी चेन है उसको मान लेंगे अपन ओमेगा। इसका ही मैंने एक और नाम बताया था पोली मिथिलीन डाई हेलो एल्केन, भी मैंने इसका नाम, क्योंकि बीच में बहुत सारे क्या आ रहे हैं, मिथिलीन ग्रुप आ रहे हैं, तो इसका मैंने नाम बताया था पोली मिथिलीन डाई हेलो एल्केन। तो इसका ही नाम बताया था दूसरा ये वाला पोलीमिथिलीन डाई हेलो एल्केन। तो ये तो टाइप थे इसके, ठीक है। अब बात आ रही है इनको बनाने की विधि। अब जो अपन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इनकी वो है डाई हेलो एल्केन बनाने की विधि, कि इनको बनाया कैसे जाता है। तो बिल्कुल जो बनाने की विधि है वो कहीं ना कहीं हम क्लास 11th थी वहीं से ही रिलेट करेंगे, ठीक है। वही मेथड है, कुछ 1-2 मेथड डिफरेंट जरूर है, बाकी तो वही है। तो बनाने की विधि ठीक है। अब पहली जो विधि है बनाने की, ठीक है,
वो अपन बनाएंगे इसको कीटोन से। किससे बनाएंगे इसको? पहले कीटोन से बनाएंगे। कीटोन से बोल सकते हैं इसको, या फिर बोल देंगे अपन इसको सीधा कार्बोनिल कंपाउंड से, क्योंकि कीटोन है, एल्डिहाइड है, इनको बोला जाता है कार्बोनिल यौगिक। तो एक ही बात है, ठीक है। अब कार्बोनिल यौगिक से डाई हेलो एल्केन को कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए अपन को क्या करना है, उसके लिए देखो इसमें कीटोन भी ले सकते हैं, साथ में एल्डिहाइड भी ले सकते हैं। तो एक काम करूँ, मैं कीटोन को उठा देता हूँ, केवल सीधा किससे लिख देंगे, कार्बोनिल यौगिक से, ठीक है, क्योंकि एक ही बात है, दोनों से बना सकते हैं। तो मैंने लिख दिया कार्बोनिल यौगिक से। तो कैसे बनाएंगे, फॉर एग्जांपल मैंने इधर ले लिया कीटोन, तो कीटोन का जो फॉर्मूला है वो कुछ ये होगा। तो कीटोन है, क्योंकि डबल बॉन्ड ओ आ रहा है, इधर में CH3 कीटोन है। कीटोन में भी कौन सा कीटोन है, ये है एसीटोन, ठीक है। एसीटोन मैंने लिया है, कीटोन लिया, इसकी रिएक्शन करवा देंगे अपन PCl5 से। किससे करवा देंगे, PCl5 से। अब PCl5 को लिखने का तरीका क्या होगा एक्चुअल में, तो PCl5 को अपन लिखेंगे कुछ ऐसे, तो 3 Cl में यहाँ लिख दूँ कुछ ऐसे, तो PCl5 ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब इसकी रिएक्शन अपन इससे करवाएंगे तो क्या होगा, देखिए ये ऊपर वाला Cl है, ये जुड़ जाएगा ये वाले कार्बन से, ये वाला Cl है, ये भी जुड़ जाएगा ये वाले कार्बन से, ठीक है। और बाकी का हिस्सा O है, ये वाला बीच का मैटर है जितना भी, ये निकल जाएगा अलग। तो क्या हो जाएगा आगे, देखिए ये वाला कार्बन लिखा हूँ पहले मैं, C लिखा मैंने, इसके इधर क्या है CH3, इधर भी क्या है आगे CH3, इधर क्या ऐड हो गया एक Cl, तो एक Cl ऐड हो गया इधर, दूसरा Cl हो गया नीचे यहाँ, और बाहर क्या निकला P, 3 Cl ये रहे और एक O ये रहा, मतलब कुल मिलाकर क्या बाहर निकल गया यहाँ से POCl3, ठीक है। तो POCl3 है वो बाहर निकल गया, और ये जो उत्पाद बना देख सकते हैं इसके अंदर एक ही कार्बन पर 2 Cl प्रेजेंट है, इसलिए डाई हेलो एल्केन है। और उसमें भी कौन सा है, ये जैम डाई हेलो एल्केन है, क्लियर। तो ये बन गया डाई जैम डाई हेलो एल्केन, इसका IUPAC नाम अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो नंबर यहाँ से कर लेंगे 1 2 3, तो 2 पे क्या आ रहा है, क्लोरो आ रहा है, तो नाम हो जाएगा इसका 2,2 डाई क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। और ये जो दूसरा कंपाउंड बना है POCl3, इसको बोला जाता है फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है, इसको बोला जाता है फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। तो ये रिएक्शन है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं इसका, मान लो इस बार हमने कीटोन लिया है, इस बार एल्डिहाइड ले लेते हैं। तो एल्डिहाइड का मतलब हो गया RCHO, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर मैंने इस पर H लगा दिया। कीटोन में एल्डिहाइड में फ़र्क क्या है, केवल कीटोन में दोनों तरफ के होते हैं एल्किल समूह, एल्डिहाइड में एक तरफ एल्किल समूह, एक तरफ की होती है हाइड्रोजन जुड़ी होती है, दोनों में डिफरेंट ये है। तो इसकी रिएक्शन में किससे करवा देंगे, अगेन PCl5 से। तो बिल्कुल सेम रिएक्शन होगी, तो ये Cl जुड़ जाएगा ये वाले कार्बन पे, और यहाँ से ये O, और ये पूरा बाहर निकल जाएगा यहाँ से ये वाला हिस्सा। तो कुल मिलाकर क्या बन जाएगी, CH3 कार्बन इधर आ गया H, इधर Cl, यहाँ Cl प्लस POCl3। तो वही रिएक्शन है। अब भी एक ही कार्बन पर क्या आ रहे हैं, 2 Cl आ रहे हैं, तो ये भी कैसा है, जैम डाई हेलो एल्केन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये तो रिएक्शन थी पहले कीटोन और एल्डिहाइड से रिएक्शन कैसे बनाएंगे। अब नेक्स्ट जो मेथड है वो किससे बनाएंगे, अब बनाएंगे अपन इसको एल्काइन से, ठीक है। एल्काइन से कैसे बनाई जाती है, तो सेकंड जो इसमें मेथड है बनाने का वो है एल्काइन से, कि एल्काइन से कैसे बनाई जाए। तो एल्काइन का मतलब कितने बॉन्ड आएंगे कार्बन कार्बन के बीच में, 3 बॉन्ड, ठीक है।
तो ये मैंने एक एल्काइन ले ली, नाम है इसका एथाइन, और इससे जब अपन डाई हेलो एल्केन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो इसकी रिएक्शन किससे करवा देंगे अपन, पहले HCl से इसकी रिएक्शन करवा दी जाती है, ठीक है। जब HCl से अपन इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, डाई हेलो एल्केन बनते हैं। अब वो कैसे बनेंगे डाई हेलो एल्केन्स, HCl की रिएक्शन 11th में पढ़ी थी अपन ने, ठीक है। ये जब अपन ने एल्कीन की और एल्काइन जो वहाँ पर डिस्कस किया था तब ये रिएक्शन आई थी, ठीक है। और रिएक्शन होती कैसे एक्चुअल में, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा अपना H+ बाहर निकलेगा, ठीक है। ए क्या बाहर निकलेगा, Cl- बाहर निकलेगा। जब H+ है और यहाँ पर क्या है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो इधर इन दोनों में से अटैक कौन करेगा, H+ ही करेगा। तो जब H+ अटैक करेगा, किसी भी एक कार्बन पर अटैक करवा देंगे H+ का, ठीक है, तो पाई बॉन्ड घूमेगा हमेशा H+ की तरफ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर अगले स्टेप में, देखो ये बनेगा नहीं बनेगा बताइए, एक हाइड्रोजन पहले था, दूसरा मैंने ये ऐड कर दिया, 3 बॉन्ड थे, एक टूट गया, यहाँ से टूट के इधर आया, तो यहाँ से टूटा इस कार्बन से, तो इस पर क्या आ जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ गया प्लस, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, जो Cl है ये जुड़ जाएगा इस कार्बन पे, तो कुल मिलाकर क्या हो गया, ठीक है, तो कंपाउंड बन गया कुछ ये वाला, ठीक है। तो बन गया ये वाला कंपाउंड, तो एक Cl जुड़ गया। अब हुआ क्या कुल मिलाकर कि एक पाई बॉन्ड टूटा और एक तरफ H एक तरफ Cl जुड़ गया, ये काम हो रहा है। तो अपन इसकी रिएक्शन वापस किससे करवा देंगे, HCl से ही करवा देंगे। अब भी क्या होगा, एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक तरफ Cl और एक तरफ H ऐड हो जाएगा, तो कुल मिलाकर 2H थे इधर, एक और ऐड हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे फिर 3H, उधर एक Cl ये वाला ऐड हो जाएगा, 2 Cl हो जाएंगे और H, तो एक ही कार्बन पर कितने Cl आ गए, 2 Cl आ जाएंगे। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, जैम डाई हेलो एल्केन का। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि ये Cl जुड़ा दूसरा, हो सकता है वो इस कार्बन पे जुड़ता, उस पे ही क्यों जुड़ा है, ठीक है, इस कार्बन पे भी जुड़ सकता था। तो ये जो रीज़न है वो क्लियर होता है इसकी मैकेनिज्म से कि वो Cl इस कार्बन पे ही क्यों जुड़ा, इस पर भी जुड़ सकता था, ठीक है गाइज। तो ये ओमेगा जो डाई हेलो एल्केन है, इससे पहले अपन ने जैम बना लिए थे। अब नेक्स्ट है अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन को कैसे बनाएं, तो इनको बनाने के लिए जो विधि काम में आती है वो कौन सी है, हुन्स-डीकर विधि, ठीक है। अब हुन्स-डीकर विधि से इनको कैसे बनाएंगे, तो हुन्स-डीकर विधि को अपन ने पीछे भी डिस्कस किया था। इस विधि में क्या करना है, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उनके सिल्वर लवणों की रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन से, ठीक है, CCl4 की उपस्थिति में, तो क्या बनते हैं, तो एल्किल हैलाइड तो बनते ही हैं। लेकिन यहाँ पर कौन से बनाने हैं अपन को, अल्फा ओमेगा। तो अल्फा ओमेगा बनाने के लिए अपन को जो कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे वो कैसे लेंगे, 2 लेना पड़ेगा, मतलब डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल अपन को लेना पड़ेगा इधर। तो कुछ देखिए, इधर मैंने इधर ले लिया कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, लेकिन डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे, ये डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, उसका मैंने ले लिया सिल्वर लवण, इसकी रिएक्शन करवा देंगे अपन ब्रोमीन से। किससे करवा देंगे, ब्रोमीन से करवा देंगे, किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की उपस्थिति में। तो क्या होगा यहाँ से, अब देखो Br2 मैंने लिया है, Br2, तो एक Br तो निकल जाएगा इस Ag के साथ में, दूसरा Br निकल जाएगा इस Ag के साथ में। तो कुल मिलाकर यहाँ से कितने Br बाहर निकल जाएंगे, 2 AgBr तो बाहर निकल जाएंगे, और 2 Br एटम एक तो इस CH2 पर, दूसरा इस CH2 पर ऐड हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अपन को 4 Br लेने पड़ेंगे। तो मैंने लगा दिया आगे 2, तो 2 दूनी 4 हो गए इधर, ठीक है। अब 2 Br तो निकल जाएंगे Ag के साथ में, तो क्या बाहर निकला यहाँ से, 2 तो निकल गए AgBr, ठीक है, प्लस 2 AgBr निकल गए, कितने बचे, अब 2 बचे, ठीक है। 2 को छोड़िए, यहाँ से 2 क्या बाहर निकल जाएंगे, देखो एक CO2 यहाँ से, दूसरे CO2 यहाँ से,
तो कितनी CO2 बाहर निकल गई, 2 CO2। पिछली रिएक्शन में यही पढ़ा था उन स्टिकर में कि CO2 बाहर निकलती है। अब 2 Br बच रहे हैं, तो एक Br जुड़ेगा इस CH2 से, दूसरा Br जुड़ेगा इस CH2 से, तो क्या बन जाएगा फिर CH2Br, फिर CH2 CH2 और CH2Br। क्लियर है। अब ये जो प्रोडक्ट बना, ये वाला जो Br है वो कहाँ पे जुड़ रहे हैं, कार्बन चेन की बिल्कुल सिरों पर जुड़ रहे हैं। इसलिए ये जो एग्जांपल है वो किसका है, अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन का है। भाई IUPAC नाम तो इसका लिख सकते हैं, नंबरिंग कर देंगे तो एक Br तो आ जाएगा नंबर 1 पे, एक आ जाएगा नंबर 4 पे, तो 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। तो ये थी हुंस-डीकर विधि, अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन बनाने की विधि। अब अगला जो है वो है कि जो डाई हेलो एल्केन है, ठीक है, उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं, मतलब उनको तो हमने बना लिया कि उनको कैसे बना सकते हैं। अब उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं, तो डाई हेलो एल्केन की अब डिस्कस करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया बिल्कुल भी टफ नहीं है, ये बिल्कुल इजी है। अपने 11th में इसको सारी रिएक्शन है वो डिस्कस कर चुके हैं, केवल उसको रिवाइज करना है और कुछ नहीं करना। अब तो पहली जो रिएक्शन है इसमें वो अपन पढ़ेंगे जल अपघटन। ठीक है, पहली जो रिएक्शन है वो है जल अपघटन। तो करना क्या है कि जो डाई हेलो एल्केन है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया इधर ये वाला CH3CH और इसके ऊपर 2 Cl जुड़े हुए हैं। क्लियर है। जल अपघटन का मतलब है इसकी रिएक्शन किससे करवा देंगे अपन, जलीय KOH से। किससे करवा देंगे, जलीय KOH से। जस्ट पीछे पड़ी थी अपने रिएक्शन पिछले वीडियो में कि जब भी जलीय KOH दिख जाए तो करना क्या है, हैलोजन एटम को हटाना है और उसकी जगह OH ग्रुप को ऐड कर देना है। तो क्या हो जाएगा, इधर बन जाएगा CH3CH और इस पर क्या ऐड हो जाएंगे, 2 OH ग्रुप ऐड हो गए। तो यही बनेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी किसी कार्बन पर, किसी एक ही कार्बन पर 2 या 2 से ज़्यादा OH ग्रुप उपस्थित हो तो ऐसा यौगिक अस्थायी होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन एटम है कैसे है, उच्च विद्युत ऋणी है। तो ये क्या करेंगे, इस कार्बन को परेशान कर देंगे, इससे इलेक्ट्रॉन खींचते रहेंगे। तो ये कार्बन इतना खिंचाव सहन नहीं कर पाता, इसलिए ये कंपाउंड कैसा होता है, अस्थायी होता है। तो कुल मिलाकर ये जो कंपाउंड बना वो कैसा होगा, एक अस्थायी होता है। तो फिर क्या होगा, ये स्थायी कैसे बनेगा, तो यहाँ से तो क्या होना है कि जो ये बॉन्ड है ये वाला, इसको घुमाना है अपन को इधर, ठीक है, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट के हो जाएगा O के ऊपर। तो यहाँ से तो बाहर निकलेगा H+, और यहाँ से बाहर निकलेगा OH-। तो OH- H+, जब ये दोनों जुड़ेंगे तो इधर बन जाएगा H2O। पहली बात तो ये। और दूसरा कंपाउंड क्या बचा, CH3 लिखो, तो CH3 बॉन्ड लगाया, फिर आ रहा है इधर क्या CH, ये वाला CH, तो ये बॉन्ड टूट ही गया और इधर क्या बन गया, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड ऊपर क्या जुड़ रहा है O, तो ये बन गया CH3CHO। इसको ही मैं कैसे लिख दूं, CH3CHO। कुल मिलाकर ये है क्या, ये है एल्डिहाइड। तो जब भी डाई हेलो एल्केन का जल अपघटन करवाते हैं तो उत्पाद क्या बनते हैं, एल्डिहाइड बनते हैं, या फिर क्या बनेंगे, कीटोन बनेंगे। अब कीटोन कैसे बनेंगे वो भी बना के देख लेते हैं। यदि अपन को कीटोन बनाना हो तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसमें देखो, अब मान लीजिए कीटोन बनाना है तो इस बार जो मैं कंपाउंड लूंगा वो लूंगा कुछ ये वाला, तो CH3, इधर मैंने H लगा दिया, एक Cl ऊपर दूसरा Cl, मतलब एक ही कार्बन पर CH, 2 Cl लगा, तो कैसा हो गया, डाई हेलो एल्केन हो गया। रिएक्शन किससे करवा देंगे, रिएक्शन करवा देंगे इसकी जलीय KOH से। जब जलीय KOH लेंगे तो करना क्या है, हैलोजन एटम को उठाना है और OH जोड़ना है। तो कुछ नहीं किया मैंने, CH3CH तो हो गया अगेन। ठीक है, वही बात आ रही है, एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए कंपाउंड कैसा होगा,
अस्थाई होगा, ठीक है। अस्थाई होगा तो किस में चेंज होगा, स्थाई कंपाउंड में। तो एक बॉन्ड घुमाना है इधर यहाँ, और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा OH माइनस। तो OH यहाँ से, H वहाँ से, क्या बाहर निकला H2 बाहर निकल गया, ठीक है। बाकी क्या बचा, तो CH3 सिंगल बॉन्ड, आगे क्या है CH है, ठीक है। CH के आगे क्या है CH3, इसको भी लिख देते हैं। ऊपर कैसा बॉन्ड हो गया डबल, और क्या आ गया O। तो सॉरी यहाँ पर H नहीं आएगा ना, इसको पूरे को बैलेंस H तो आएगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि 5 बॉन्ड हो जाएंगे तो H नहीं आएगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड हो गया, तो कार ये हो गया डबल बॉन्ड O। तो क्या बन गए, कीटोन बन गए। अब कीटोन में कौन सा, एसीटोन बन गया। तो कुल मिलाकर जब भी डाई हेलो एल्केन का अपन जल अपने करवाएंगे तो क्या बनते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड 2 प्रकार के हैं, एल्डिहाइड बने या फिर कीटोन बने, तो बनेंगे इनमें से कोई एक, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं। तो ये है इसकी मैकेनिज्म कुछ ऐसे। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है फिर इसमें, ठीक है। तो ये था जल अपघटन। अब नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें विहाइड्रोहैलोजनीकरण, ठीक है। तो विहाइड्रोहैलोजनीकरण कैसे करवाएंगे, तो बिल्कुल पड़ी हुई रिएक्शन है। देखिए पहले नियम जो रिएक्शन है इसका नाम लिख दूं मैं, नाम है इसका विहाइड्रोहैलोजनीकरण। नाम याद आ रहा होगा इसका, पीछे मैंने बोला था इसको कहीं पे कि विहाइड्रोहैलोजनीकरण का मतलब क्या है। देखिए जो वी का मतलब तो क्या होता है, इस तरह से हटना। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन का, हैलोजन का मतलब हैलोजन एटम का हटना। तो HX का हटना ही क्या कहलाता है, विहाइड्रोहैलोजनीकरण। इसको पीछे डिस्कस किया था अपन ने विलोपन अभिक्रियाओं में, ठीक है। तो वही तो बात है, विलोपन करवाना है, अगेन क्या हो जाएगा, विहाइड्रोहैलोजनीकरण हो जाएगा। अब लेकिन विलोपन किस में करवाना है अपन को, डाई हेलो एल्केन के अंदर, क्लियर। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक कंपाउंड यहाँ पर ले लिया, ये, और इसमें अपन को Cl को यहाँ से निकालना है, Cl को हटाना है, इसका विहाइड्रोहैलोजनीकरण करवाना है। तो जो मैं अभिकर्मक लूँगा वो कौन सा लूँगा, एल्कोहलिक KOH लेंगे इस बार, क्योंकि पता है एल्कोहलिक KOH क्या करता है, एक तरफ से हाइड्रोजन और एक तरफ से हैलोजन एटम को बाहर निकालता है। तो देखिए करना क्या है, अब इधर से ये रहा हैलोजन है, मैं एक काम करूँ, इस Cl को मैं ऊपर ले देता हूँ, ठीक है। ऊपर तरफ घुमा के मैंने लिख दिया Cl, एक Cl ये रहा, और ये जो हाइड्रोजन है 2, इनमें से एक हाइड्रोजन को नीचे लिख दूँ और इसकी भी एक हाइड्रोजन को मैं ऊपर लिख दूँ। तो अब वही कंपाउंड है, कोई चेंज मैंने नहीं किया। अब जैसे ही मैं एल्कोहलिक KOH लूँगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक तरफ से हैलोजन एक तरफ से H, तो एक तो हैलोजन H यहाँ से निकालेगा, दूसरा एक तरफ से हैलोजन एक तरफ से H। बीटा कार्बन से क्या निकालना है, हाइड्रोजन निकालना है, पीछे डिस्कस कर रखा है अभी। तो यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, तो एक पाई बॉन्ड बनेगा इधर, एक पाई बॉन्ड बनेगा ऊपर। तो कुल मिलाकर कितने पाई बॉन्ड बन जाएंगे, 3 पाई बॉन्ड, सॉरी 2 पाई बॉन्ड बन जाएंगे, एक सिग्मा बॉन्ड। तो क्या बन गया उत्पाद, अब बन गया एथाइन, मतलब एल्काइन बन गया। और अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाने की विधि पढ़ी थी, तो उसमें हमने एथाइन से या एल्काइन से क्या बनाया था, वापस हेलो एल्केन बनाया था, ठीक है। तो वही बन रहा है, तो वापस क्या बन जाएगी, एल्काइन बन जाती है ऐसे में। अब देखो ये जो एग्जांपल है ये दूसरे टाइप से भी हो सकता है हैलोजन एटम अलग अलग कार्बन पर ना हो, एक ही कार्बन पर हो, कुछ ऐसे। ये हो सकता है एक पर ही प्रेजेंट हो Cl, और क्या ले ले वो ऊपर हो एल्कोहलिक KOH ले ले, तो अब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी एल्कोहलिक KOH दिख जाए तब भी एक तरफ से हैलोजन एक तरफ से H, और एक तरफ से हैलोजन एक तरफ से H। अब भी जो कंपाउंड बनेगा वो बिल्कुल यही तो बनेगा, एक पाई बॉन्ड ऊपर बनेगा एक पाई बॉन्ड नीचे, अब भी क्या बनेगा, एल्काइन ही बनेगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी सिंपल सी रिएक्शन है, बार बार ये रिपीट हो रही है। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है इसके बाद विहाइड्रोहैलोजनीकरण के बाद है विहैलोजनीकरण, ठीक है। नेक्स्ट जो इसकी रासायनिक अभिक्रिया है वो है विहैलोजनीकरण। देखो हाइड्रोहैलोजनीकरण का मतलब तो एक क्या निकाल रहे थे, हैलोजन एटम, एक निकाल रहे थे हाइड्रोजन एटम, लेकिन अब कुल मिलाकर क्या निकालेंगे, विहैलोजनीकरण, मतलब हैलोजन निकालेंगे केवल, हाइड्रोजन अपन नहीं निकालेंगे, क्लियर है।
केवल और केवल क्या बाहर निकालना है, हैलोजन, क्योंकि नाम ही है वी हैलोजनीकरण। वी का मतलब अगेन हटाना या ब्लॉक करना। क्लियर। अब वो कैसे करेंगे सुनो, तो इसके लिए अपन को क्या करना है, CH2 CH2 Cl और Cl। अब केवल हैलोजन एटम हटाना है, हाइड्रोजन नहीं हटाना। तो इसके लिए फिर अपन यहाँ पर क्या लेंगे, जो उत्प्रेरक लेंगे वो लेंगे क्या, जिंक। ठीक है, जिंक मेटल से रिएक्शन करवाएंगे केवल। तो ये जिंक मेटल है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो ये जिंक मेटल मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ, यहाँ उठा के यहाँ, तो मैंने इसको यहाँ रख दिया। तो ये क्या करेगा, एक Cl यहाँ से, दूसरा Cl यहाँ से, इसको लेके बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, एक पाई बॉन्ड बन जाता है। तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, CH2 मतलब अब एथीन बनेगी। एथीन का मतलब एल्कीन बनती है। ठीक है, तो एक इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पर जो हेलोजन है एटम वो ही बाहर निकलेंगे, अब हाइड्रोजन एटम बाहर नहीं निकलेगा। क्लियर। अब देखो इसके और भी एग्जांपल कैसे हैं। मान लीजिए इस बार अब मुझे कोई चक्रीय कंपाउंड बनाना हो, जैसे मैंने एक कंपाउंड ले लिया, ये इसमें एक Cl लिया है, दूसरा Cl यहाँ पर है, और इसकी मैं रिएक्शन किससे करवा दूंगा, जिंक से करवा दूं। तो दोनों Cl लेके क्या कौन बाहर निकल जाएगा, जिंक बाहर निकल जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड। तो क्या बन जाएगा, कुल मिलाकर साइक्लोहेक्सेन बन जाएगी। क्लियर। Cl को निकालता है, केवल हेलोजन एटम को बाहर निकालेगा, वो कोई सा भी हो सकता है, हेलोजन एटम Br जो भी है। ठीक है, मान लो इसके और एग्जाम्पल हैं, देखो जैसे CH3, ठीक है, यह मैंने लिख दिया जिंक, कुछ ये, ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया 2 जिंक, क्योंकि 4 Cl हो गए, तो 4 Cl के लिए अपन 2 जिंक लेने पड़ेंगे। तो ये जिंक क्या करेगा, इन चारों Cl को लेके यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये सीधा बॉन्ड बन जाएगा, एक तो इस सीधा बॉन्ड और एक सीधा बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर। तो कुल मिलाकर जो कंपाउंड बनेगा अब वो क्या बन जाएगा, कुछ ये, और 2 ZnCl2 यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो अब ये कंपाउंड ये वाला बन गया। तो एक तरह से चक्रीय कंपाउंड बनाने में अपन इस विधि का यूज कर सकते हैं, अचक्रीय यौगिक से चक्रीय यौगिक बना सकते हैं। तो ये थी जिंक के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो इसकी जो रिएक्शन है रासायनिक विधि वो खत्म कंप्लीट। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हेलो एरीन का। क्लियर। हेलो एरीन से पहले हम अगर नेक्स्ट वीडियो में इसके जो क्वेश्चंस हैं, हेलो एल्केन से कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे फिर हेलो एरीन्स को, जो कि इसका सेकंड पार्ट है। ठीक गाइस, तो थैंक यू।